धन्यवाद सोनल जी। भगवान नरसिंह जी को समर्पित इस नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत संवाद 2023 को लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हैं। सबसे पहले हरिभूमि आईएनएच परिवार की ओर से मैं आप सभी नरसिंहपुर जिले के जो प्रबुद्ध जन इस सभागार में उपस्थित हैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आग्रह करूंगा एक बार जोरदार तालियां आपके स्वयं के सम्मान के लिए। संवाद 2023 के तहत हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जिले स्तर पर लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं और हमारी बातचीत के केंद्र में वर्ष 2023 का वो चुनाव है जिसको चुनाव आयोग ने तो घोषित नहीं किया है, पर दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने कमोबेश मान लिया कि चुनाव शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की तो तैयारी ऐसी है कि अभी आचार संहिता का अता पता नहीं है और 39 करके 2 और फिर बाद में 1 इतने प्रत्याशियों का भी ऐलान भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। तो हम समझने की कोशिश ये कर रहे हैं कि पिछले 5 सालों में इस प्रदेश में क्या कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसके आधार पर मतदाता अपना मन बना पाए। उसी क्रम में हम नरसिंहपुर में हैं। नरसिंहपुर बड़ा स्पष्ट जनादेश देता है, किसके साथ है उसको लेके भ्रम में नहीं रहता है। 2008 में वह पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ था, 2013 में पूरी तरीके से भाजपा के साथ था, 2018 में भी कमोबेश वो कांग्रेस के साथ था, एक नरसिंहपुर सीट को छोड़ के। तो अब 2023 में नरसिंहपुर से क्या उम्मीद रखें, प्रदेश की सियासत को लेकर क्या उम्मीद करें, इस पर बातचीत करने के लिए हम हैं। और बातचीत की शुरुआत हम एक ऐसे शख्स के साथ करने जा रहे हैं जो अपने जीवन के 7 दशक पूरे कर चुके हैं। 5 दशक से ज्यादा उनका सक्रिय जीवन हो चुका है। मीसाबंदियों के संदर्भ में उनकी सक्रियता किस्से कहानियों में व्यक्त होती है। अपनी बात को बेबाक तरीके से रखने के लिए ख्यात हैं। वर्तमान में नरसिंहपुर की आवाज को देश की सबसे बड़ी पंचायत अर्थात संसद में वो रखते हैं। राज्यसभा के सम्मानित सदस्य हैं। मैं बात कर रहा हूं कैलाश सोनी जी की। कैलाश सोनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जोरदार तालियां कैलाश सोनी जी के लिए। और कैलाश जी, बातचीत की शुरुआत करते हैं। अगर आप माइक ले ले तो हम शुरू करें और आपसे जानना ये चाहते हैं, 2018 का जनादेश एक ऐसा जनादेश था जो आपकी पार्टी याद नहीं रखना चाहती और 2023 की बात खुल के करना चाहती है, पर आप उन लोगों में से हैं जो खुल के बात कह लेते हैं। अभी भी ये 2018 में हुआ क्या था आपकी पार्टी के साथ? 2018 में आपकी पार्टी के साथ हुआ क्या था? झूठे वायदे जी, झूठे वायदे जी, 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे जी, सारे कच्चे लोगों को पक्का कर देंगे, बेरोजगारों को भत्ता देंगे। जितने भी दुनिया की नियामत है, ये वायदे करने के कारण ये कुछ लोग, वोट परसेंटेज हमारा नहीं घटा लेकिन सीटें घट गई जी, ये केवल झूठे वायदों के कारण जी, ये परिस्थिति बनी है 2018 में। जी। तो उससे आपने क्या सबक लिया कि लोग वादे में बहक जाते हैं, बहल जाते हैं, तो इसलिए आपने भी वादों की श्रृंखला शुरू कर दी? देखिए, 2018 के वादों ही का दुष्परिणाम था कि कांग्रेस की सरकार स्थापल हुई। जी, उनके नेता ने कहा कि यदि 10 दिन के भीतर हमने ये वादे पूरे नहीं किए तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। जी, और ये नहीं किया तो इस प्रदेश के खुददार नेता, जो कोई प्रलोभन में बिकने वाले नहीं, ऐसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। थोड़ा धैर्य रखें साहब, आपको भी मौका मिलेगा। क्यों हड़बड़ाहट है? कैलाश जी कहीं जा नहीं रहे और अभी आप लोगों के भी मौके मंच पर आने हैं। जी, तत्काल पार्टी छोड़ करके जी, और ये वादे पूरे नहीं किए जी, उसी समय कांग्रेस की सरकार स्थापल हो गई। कैलाश जी, आप बोल रहे हैं कि खुददार नेताओं के कारण सरकार विस्थापित हो गई और उन नेताओं को बिकाऊ बताकर पूरे प्रदेश में जो लोग घूम रहे हैं उन पर क्या कहना है आपका? ये खुददारी किस तरीके की होती है, थोड़ा बताइए ना। देखिए, मध्य प्रदेश में ये बात मध्य प्रदेश का कोई नागरिक नहीं मानेगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई आर्थिक प्रलोभन के कारण यहां से वहां गए। जी, आपको याद होगा कि इस हिंदुस्तान में सबसे स्ट्रांग हेडेड जी
या ये कहें कि कभी अपने पूरे जीवन काल में जी श्रीमती इंदिरा गांधी ने किसी एक आदमी को रिकॉग्नाइज किया, वो थे डीपी मिश्रा। जी और डीपी मिश्रा की भी सरकार उनके तानाशाही रवैये के कारण जी गिराने का काम इनकी दादी मां ने, जी श्रीमंत राजमाता सिंधिया जी ने, जी उस समय भी ये कांग्रेस की सरकार गिराई थी। जी और इस समय भी जो झूठे वायदे थे जी वो पूरे नहीं करने के कारण जनता में अपने आप की आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए जी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने समय रहते जी इस प्रदेश को बचा लिया। अरे एक बात बताइए कैलाश जी, आपको राजमाता सिंधिया याद हैं, डीपी मिश्रा की सरकार गिराई वो याद है, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी आपको याद है क्या? नाम है उनका माधवराव सिंधिया। उन्होंने आपके प्रातः स्मरणीय अटल बिहारी वाजपेयी को 1984 में चुनाव हरा दिया था, उनके ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप ले आए, कुछ याद है? माधव महाराज भी हमारे भारतीय जनसंघ के कोषाध्यक्ष थे। जी देशकाल परिस्थिति के अनुरूप उस समय आपातकाल लगा, आप सबको मालूम है जी। उस कारण से सारी परिस्थितियों के कारण वो पार्टी छोड़ करके गए थे। तो उस समय खुददारी कहां गई थी? लेकिन मूल रूप से इन लोगों का पिंड भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल है जी। और वो अपने स्थान के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। जब उनका पिंड भारतीय जनता पार्टी के अनुरूप था तो 2018 में आप ये नारा क्यों लगा रहे थे कि माफ करो महाराज हमारे नेता शिवराज? देखिए, भारतीय जनता पार्टी देशकाल परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को परिवर्तित करते रहने वाली पार्टी है जी। हम अतीत के अनुभवों से और कल्पना से, अपने कर्मों से गढ़ने वाली पार्टी है। यही संदेश हमारे जो गाइड, गार्जियन एंड फिलासफर हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उन्हें देशकाल परिस्थिति के अनुरूप जो पार्टी अपने आप को बदलती रहेगी वो भारत पार्टी किस मुकाम पे। अच्छा एक बात बताइए कैलाश जी, आप तो बता रहे हैं बड़ी ईमानदारी की सरकार थी और आप तो आम आदमी की चिंता करने वाले हैं, तो दो सवाल मेरे आपसे हैं कैलाश जी। क्या आप जैसा ईमानदार आदमी साथ में है ना तो सवाल पूछने का मन बहुत है। भाई जो व्यक्ति 1.25 लाख से चुनाव हारा 2019 के लोकसभा चुनाव में, उनका नाम था ज्योतिरादित्य सिंधिया। वो आजकल केंद्र में मंत्री हैं और जिसने चुनाव हराया भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर, नाम है उनका डॉक्टर केपी यादव, वो महज सांसद हैं। थोड़ा इसके विषय में आप बताएं ना कि बहुत खुददार लोग थे, तो जिसने ऐसे खुददार आदमी को चुनाव हराकर दिखाया वो महज सांसद रह गया और जो 1.25 लाख से चुनाव हारा वो केंद्र में मंत्री बन गया। देखिए, देश की, प्रदेश की परिस्थिति के अनुरूप जब चुनाव लड़े तब परिस्थिति कुछ और थी, जब उन्हें मंत्री बनाया तब परिस्थिति कुछ और है, और आगे जाकर के भी परिस्थिति आपके सामने होगी कि हमने निर्णय सही लिया या गलत लिया। तो अब आज की परिस्थिति के संदर्भ में बताइए, 2018 के बाद 2023 में बहुत कुछ बदला सा है भाजपा का, आप भी तो देख रहे हैं इस बदलाव को। ये बदलाव क्या है, क्या बता रहा है? देखिए, ये बदलाव है हिंदुस्तान के टोटल पॉलिटिकल सिनेरियो का। आजादी के बाद ये हिंदुस्तान बहुत लंबे समय तक एक दल नहीं, एक खानदान ने चलाया, और 1-2 दिन नहीं, 56 साल लगातार देश के जन सरोकारों से, देश की आत्मा से, भारतीय संस्कृति से और इस देश के विचारों की मूल भावना से उनका संबंध नहीं रहा। और इस कारण आज जो कांग्रेस की अधोगति है, इसका मूल कारण यही है कि जनता के जो दर्द थे, जनता की जो अपेक्षाएं थी, उनके अनुरूप उनका काम नहीं हुआ जी। और आज हिंदुस्तान में, न केवल हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया में टोटल पॉलिटिकल सिनेरियो बदलने का काम एक आदमी
अपने आचरण से, अपने आईक्यू से न केवल हिंदुस्तान बल्कि दुनिया की सारी अवधारणा को बदलने की क्षमता रखता है जी, ऐसा नेता भारतीय जनता पार्टी के पास है। ये बदलाव हुआ है। पर सवाल यह है कि ऐसा चमत्कारिक नेतृत्व आपके पास है, फिर भी बताइए ना कैलाश जी, आप हिमाचल हार गए, आप कर्नाटक भी हार गए, या मध्य प्रदेश में क्या होगा? देखिए, हिमाचल, देखिए मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि अभी चुनाव आयोग आचार संहिता लगाने ही वाला है, तो आपको 1 महीना पूरा मिलेगा जिंदाबाद और मुर्दाबाद करने के लिए। अभी बड़ा अच्छा मौका यह है कि आपके माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे प्रदेश में यह संदेश जाए कि नरसिंहपुर के जनप्रतिनिधि क्या सोचते हैं और नरसिंहपुर की जनता क्या सोचती है। तो मेरा आपसे आग्रह है, सवालों में कोई कमी दिखे तो फिर जाकर आप हस्तक्षेप कीजिए, नहीं तो बढ़िया संवाद चल रहा है, कैलाश जी पूरी ईमानदारी से जवाब दे रहे हैं, आपकी बात रखने की मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहा हूं, एक बार इस संवाद का सिलसिला चलने दीजिए। जी कैलाश जी, थोड़ा बताइए ना, आप कुछ बता रहे थे, आपकी मदद कर दी इन्होंने जरा जिंदाबाद करके, सोचने का समय मिल गया आपको। देखिए, ये किसी खुशफहमी में रहना तो बात अलग है, जी जी, नहीं तो आप बारीकी से हिमाचल का डिसेक्शन करें तो वोट परसेंटेज हमारा यथावत रहा, कांस्टेंट रहा, सीटें घट गई, लेकिन कल के दिन इस सरकार का क्या हाल होना है, पुरानी पेंशन पूरे प्रदेश के 9-10% के लोगों के लिए और स्थापना व्यय में 70-80% प्रदेश की आमदनी को लगा देना, तो एक बार तो शिगुफा चल गया और आप बन गए, लेकिन प्रदेश चलाने में अभी हिमाचल की सारी परिस्थिति इसी 6 माह में, अभी आपने इसमें कितनी बड़ी आपदा आई, उसमें क्या कुछ कर पाए, आर्थिक संसाधन पूरी तरह से केवल पुरानी पेंशन में लगने वाले हैं, विकास के काम हिमाचल में रुकेंगे और बहुत जल्दी इनका ये सरकार बनाने की खुशफहमी समाप्त होने वाली। अच्छा कैलाश जी, एक बात बताइए, ये जो हिमाचल की अर्थव्यवस्था को लेकर आपकी इतनी चिंता है, उतनी चिंता आपको अपने गृह प्रदेश मध्य प्रदेश की भी है क्या? वो कांग्रेस बताती है ये लाडली बहना के तहत भी पैसे कर्ज ले लेके दिए जा रहे हैं। देखिए, राजनीतिक परिस्थिति में सामने वाले ने जिस तरह का रास्ता चुना है, उससे थोड़ा हमें भी कदमताल करने की आवश्यकता है, और इस नाते अब हमारे शिवराज सिंह जी ने सामने वाले पक्ष को किसी तरह के कोई प्रलोभन का कोई रास्ता शेष नहीं रहने दिया है। जनता के अनुरूप जितनी भी जो घोषणाएं इनने की हैं, जो वादे किए हैं, जो प्रॉमिस किए हैं, उन सब की प्रतिपूर्ति हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने कर दी है। अच्छा कैलाश जी, एक बार बताइए, आप तो बता रहे थे कि आप तो अपने तरीकों से दुनिया की चाल बदल देंगे, ये कांग्रेस ने तो प्रदेश में आपकी चाल बदल दी, आप बता रहे हैं। भाई थोड़ा रोशनी आपका, भाई आप तो ये दावा करते थे कि आप जो चाल चल रहे हैं, जिस तरीके का काम कर रहे हैं, दुनिया की चाल बदल जाएगी। आप तो पूरी दुनिया को नेतृत्व देने जा रहे थे, और अभी आप कार्यक्रम में बता रहे हैं कि आपने अपने तरीकों में बदलाव इसलिए कर लिया कि कांग्रेस जैसा चल रही थी तो हम भी उसी अनुसार चलने लगे। तो कांग्रेस जैसे रास्ते पे आप क्यों आ गए? कभी कभी बड़ी लड़ाई के लिए मोर्चों पे परिस्थिति बदलना पड़ती है जी। और इस नाते हमने मध्य प्रदेश में परिस्थिति बदली है, और इसमें कोई रूट नहीं बचा है सामने वाले के लिए कि वो इस लड़ाई को जीत सकें। अच्छा कैलाश जी, एक बात बताओ, आपका बयान था कि मैं कर्ज माफी का समर्थन नहीं करता किसानों की, मैं ऐसी किसी भी योजना का समर्थन नहीं करता जो लोगों को निकम्मा बनाती हो। तो ये जो लाडली बहना योजना है, जिसके संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी का, मध्य प्रदेश सरकार का कहना है ये नारियों का स्वाभिमान बचाने की योजना है, उन्हें स्वाभिमान से जीने का अवसर देने वाली योजना है, तो ये निकम्मा और स्वाभिमान, इसमें क्या अंतर कर पाए कैलाश सोनी जी आप? देखिए, माननीय शिवराज सिंह जी की
नारी शक्ति के लिए, मातृ शक्ति के लिए केवल ये चुनावी शिगुफा नहीं है। जिस दिन मुख्यमंत्री पहली बार शिवराज सिंह जी बने, तब से लेकर के आज तक आप सिंहावलोकन करिए कि मध्य प्रदेश की मातृ शक्ति के लिए जब से लेकर के आज तक लगातार दुनिया का कोई ऐसा, हिंदुस्तान का कोई ऐसा सूबा नहीं है कि जहां मातृ शक्ति के लिए इतना काम प्रारंभिक स्थिति में। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ लिंगानुपात कम था, हमारे यहाँ बच्चियां कम थीं, बच्चे ज्यादा थे। इसकी अब आपने देखा कि उनके प्रयत्नों के कारण ये लिंगानुपात बराबर हुआ है मध्य प्रदेश में जी। और इसके लिए लगातार गर्भस्थ शिशु से लेकर के और ये प्रसूति क्रिया के लिए भी हिंदुस्तान भर में सबसे ज्यादा अच्छा काम यदि किसी ने किया है तो हमारे शिवराज सिंह जी ने किया है। बच्चियों की पढ़ाई के लिए साइकिल वितरण, पुस्तकें वितरण, ड्रेस वितरण, उनके लिए एक निश्चित परसेंटेज के बाद न केवल हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर तक यदि वो पढ़ाई करना चाहती हैं। और ये इस दर्द को हिंदुस्तान में शायद पहली बार किसी नेता ने परखा है कि शादी में आदमी टूट जाता है, बच्चा को ढूंढने ही में 1-2 एकड़ बिक जाती गांव के आदमी की। लेकिन एक सरकार ने कि शादी में भी सरकार की सहभागिता, इसका सूत्रपात यदि कहीं हुआ तो यह मध्य प्रदेश के इतिहास में हुआ। एक बात बताइए कैलाश जी, ये आप शिवराज सिंह चौहान जी की तारीफ कर रहे हैं या नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ की आलोचना कर रहे हैं? क्योंकि आप ये बता रहे हैं कि देखो अगर ये काम किसी ने किया तो शिवराज जी ने किया महिलाओं के संदर्भ में, अगर किसी राज्य में काम हुआ तो मध्य प्रदेश में हुआ। हम तो अभी तक जानते आ रहे थे कि जितना भी अच्छा काम हुआ तो उसकी शुरुआत गुजरात में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुई, या अभी कुछ अच्छा हो रहा है तो वो सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो आप हो किसके साथ? देखिए, हमने जो संकल्प मातृ शक्ति के लिए लिया है, ये टॉप टू बॉटम जी शिवराज सिंह जी शुरू करते हैं। और अभी इसी सप्ताह में हम, अरे हिंदुस्तान की तवारीख में, प्रजातंत्र के इतिहास में 20-30 साल से मातृ शक्तियों को अधिकारों से वंचित करने का काम षड्यंत्र पूर्वक सभी दलों ने मिलकर के किया है। उनको पहली बार अधिकार दे करके और विधानसभाओं में, पार्लियामेंट में आरक्षण देने का काम तो शिवराज सिंह जी शुरू करते हैं और उस पर सिग लगाने का काम, उसको पूर्ण करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी करते हैं। मातृ शक्ति के लिए साइमल्टेनियसली प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार लगातार प्रयत्नशील है। अच्छा, एक बात बताइए, जब सबसे पहली बार महिलाओं को आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी जी ने किया, तो ये 1988 में देश की संसद में पंचायती व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण देने का बिल जो राजीव गांधी लेकर आए थे और 92 में नरसिम्हा राव जी की सरकार में जो पारित हुआ था, वो किसका था? वो महिलाओं को जो आरक्षण मिला और इस समय 15 लाख से ज्यादा महिलाएं पंचायत राज राज व्यवस्था में आरक्षण का लाभ उठाकर मुख्य धारा में आई हुई हैं, वो काम किसका था कैलाश जी? नहीं, मध्य प्रदेश में हमने ही शुरुआत की आरक्षण की 50% जी। और आज यदि उनको लोकतंत्र में प्रशासन की दक्षता यदि प्राप्त हो रही है तो यह शिवराज सिंह जी के कारण हो रही है। अच्छा, ये बताइए फिर जाके अपन अब वर्तमान पर आते हैं। इस बार क्या होने जा रहा है मध्य प्रदेश में? इस बार विधानसभा चुनाव में क्या होने जा रहा है मध्य प्रदेश? ध्रुव सत्य है, जिनको दिन में देखने की आदत नहीं उनको छोड़ करके सब मानते हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनने वाली। जब ध्रुव सत्य ये है तो भाई ये बताओ कैलाश सोनी जी, आपको भी इतना लंबा राजनीतिक जीवन हो गया, ये 3-3 केंद्रीय मंत्री, 4-4 उसके अलावा सांसद विधानसभा चुनाव लड़ाने के लिए उतार दिए गए। जब उजाले में भी तारे दिख रहे हैं तो फिर ये चेहरे जमीन पर क्यों आ रहे हैं? इसमें तो सारे मध्य प्रदेश के नागरिकों को बहुत प्रसन्नता हो रही है और ये प्रकट भी लोग कर रहे हैं
कि इतनी दक्षता वाले, प्रशासकीय दक्षता वाले लोग मध्य प्रदेश को अपना प्रशासकीय योगदान देंगे तो इससे हमारा प्रदेश किस तेजी से तरक्की करेगा। अच्छा, ये प्रदेश तो तरक्की करेगा, पर इन नेताओं का जो डिमोशन हो रहा है इसको लेके कोई सहानुभूति है क्या आपको? क्या नरेंद्र सिंह जी का, कैलाश विजयवर्गीय का, प्रहलाद पटेल का दर्द आपको दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है? नहीं, उनके 3-3 बार के जी अनुभव का, पार्लियामेंट के अनुभव का जी मध्य प्रदेश को लाभ होगा जी। और भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की कोई कमी नहीं है जी। हमारे नेता के बलबूते पे हम पार्लियामेंट में अच्छे कार्यकर्ता को लोकसभा में, और विशेष रूप से हमारा लक्ष्य मातृशक्ति का, इसकी प्रतिपूर्ति भी हम जो खाली जगह है उसमें पार्लियामेंट में भेजने का काम पूरा करेंगे। अच्छा, एक बात बताओ कैलाश जी, ये लोकसभा में कार्यकर्ता को मौका देकर भी जिता ले जाओगे और विधानसभा में इतने बड़े बड़े नेताओं के माध्यम से जीत पाओगे, ये उलटफेर क्या है भाई? थोड़ा समझाओ तो सही। लोकसभा कार्यकर्ता भी जीत ले जाएगा और विधानसभा जीतने के लिए इतने बड़े बड़े नेताओं को दांव पर लगाया जाएगा। जब कोई लड़ाई लड़ो तो पूर्ण शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ। ना आप, और हमने कोई रूट नहीं छोड़ा है। अरे कैलाश जी, अभी गुंजाइश छोड़ने वाले नहीं मध्य प्रदेश। अभी रुकिए कैलाश जी, अभी आपने बताया कि देखो लोकसभा का चुनाव तो जो है, हमारा नेता ऐसा है कि हम किसी कार्यकर्ता को भी जिता के ले जाएंगे। भाई तो ये तो बात समझ में आ गई, नरेंद्र मोदी जी ऐसे नेता हैं, किसी भी कार्यकर्ता को लड़ा दोगे जिता ले जाएंगे। पर शिवराज सिंह चौहान भी तो बहुत बड़े नेता हैं, उन पर भरोसा क्यों नहीं आ रहा आपको? किसी भी कार्यकर्ता को लड़ा दो, जिता ले जाएंगे। हम बुनियादी बात आपसे करना चाहते हैं। जी देखिए, हम में और अन्य दलों में जो बुनियादी अंतर है वो है वी आर प्रिंसिपल बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी। नीति आधारित राजनीतिक दल यदि हिंदुस्तान में कोई है जी तो वो भारतीय जनता पार्टी है जी। और बाकी के दलों का हाल ये है कि ये पर्सनालिटी बेस्ड पॉलिटिकल कंसेप्शन वाली पार्टियां हैं जी। आदमी आधारित, खानदान आधारित, परिवार आधारित। वे सारे लोग जो दागदार लोग हैं, ये सारे लोग सामने हैं और इनका पर्सनालिटी बेस्ड पॉलिटिकल कंसेप्शन है जी। हमारा कंसेप्शन है नीतिगत जी। और जो मैंने कहा कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र के इतिहास में आजादी के बाद यदि किसी आदमी ने हिंदुस्तान की राजनीति को, नारों की राजनीति से हिंदुस्तान की राजनीति को टोटकों की राजनीति से, कि एक आध दिन किसी अपने अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों के यहां भोजन कर लिया तो उनका कायाकल्प हो गया। ये टोटके नहीं चलेंगे। एक आध दिन उनके टूरा को हवाई जहाज में घुमा दिया तो परिवर्तन हो गया, उनका समूल विकास हो गया। ये टोटके नहीं चलेंगे। हिंदुस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो को बदल करके हिंदुस्तान की राजनीति को विकास के रास्ते पे यदि कोई लाया है तो हिंदुस्तान के हमारे सर्वश्रेष्ठ प्रकृति जन्य नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। भाई नरेंद्र मोदी जी, हमारा बुनियादी अंतर है। रुकिए। कार्यकर्ताओं को वोट के रूप में देखते हैं कि यहां से हमारा एक प्रतिनिधि जाएगा तो एक वोट विधानसभा के पक्ष में करेगा, हमारा कार्यकर्ता जाएगा तो लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी को वोट करके प्रधानमंत्री बनाने के रूप में अपने वोट का उपयोग करेगा। और हम नीति आधारित राजनीति के अनुगामी हैं और प्रिंसिपल बेस्ड पॉलिटिक्स के कारण ही आज 9 वर्षों में, अभी आपने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ी होगी जी, कि 50 वर्षों में हिंदुस्तान में जो काम हुआ है वो अकेले 5 वर्षों में माननीय नरेंद्र मोदी जी के जमाने में ये डिजिटल खाता खोलने का ये सारा काम हुआ है जी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। पर मेरा तो सवाल आपसे ये है कि हम यहाँ बातचीत कर रहे हैं विधानसभा चुनाव के लिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि कैलाश जी जैसा जमीनी नेता कुछ राज्य शासन की योजनाओं को लेकर, शिवराज सिंह चौहान जैसे जन नेता की उपलब्धियों को लेकर हमसे बात करेगा। क्या हो गया कैलाश जी, आप नरेंद्र मोदी जी से इतना कुछ देख ही नहीं पा रहे? देखिए, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधान हैं
जी और नरेंद्र मोदी का अनुगमन करने वाले हिंदुस्तान भर के हर कार्यकर्ता हैं। जी हमारी सारी सरकारों में नरेंद्र मोदी जी के विचारों का प्रतिबिंब होता है जी और उसी के लिए हम काम करते हैं। आज मध्य प्रदेश की यदि आप बात करो तो किस मुद्दे की बात करना चाहती? जी समाज का कोई ऐसा दर्द बताओ जिस पे शिवराज सिंह ने काम नहीं किया हो। जी समाज का कोई उम्र बताओ ऐसी जिस पे शिवराज सिंह ने काम नहीं किया हो। जी समाज के आज एक एक किसान की खेती यदि हो पा रही है तो ये बिजली की आपूर्ति के कारण हो पा रही है। जी आज सिंचाई की जो रकबे का जो विकास हुआ है, जो अपने रकबा का सिंचाई का जो रकबा बढ़ाया गया है, जी ये शिवराज सिंह। जी आज हमारे खाद बीज सारी चीजों की आपूर्ति गरीब आदमी को 1 रुपए किलो राशन कितने वर्षों से, ये कोई शिगुफा राजनीतिक नहीं है, गरीब आदमी को जीने के साधन। अच्छा एक बात बताइए कैलाश जी, एक मिनट। मध्य प्रदेश में यदि सबसे अच्छी राशन देने नौबत क्यों आ रही है? ये लोगों की हैसियत ऐसी क्यों नहीं बनी कि वो 30 रुपए किलो और 40 रुपए किलो का राशन खरीद सके? ये दोनों बात में विरोधाभास नहीं है कैलाश जी? आप तो जननेता हैं, क्यों अभी भी इतने लोग गरीब हैं भाई? 1 रुपए किलो अनाज लेने के लिए क्यों मोहताज हैं लोग? लोगों की हैसियत क्यों नहीं बनी कि वो 30 रुपए किलो और 40 रुपए किलो का अनाज ले सके? उनकी हैसियत बनाने के लिए हमने ये सारे काम शुरू किए हैं कि हर आदमी का सपना होता है कि उसका अपना मकान हो जी, हर आदमी का सपना होता है कि उसका अपना रोजगार हो जी। और आज मध्य प्रदेश में जितने प्रधानमंत्री आवास का निर्माण हुआ है, हिस्ट्री ब्रेक की है। पहले कोई जमाने में ब्लॉक भर में 2-4 कभी मकान आते थे, जी आज अंबार लगा एक एक पंचायत में सैकड़ों की तादाद में मकान बन के तैयार हो गए। इतने ही नहीं तो ईंधन के लिए उनको माने हमारे मध्य प्रदेश में गरीब महिलाओं के लिए अपने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सबको गैस के कनेक्शन, जी बिजली की आपूर्ति। इतने ही नहीं तो गरीब वर्ग के लिए जितनी छूट दी जा सकती बिजली के लिए वो, और इसके अलावा आज सड़कें, मध्य प्रदेश की आज गति का मुख्य कारण है हमारी सड़कें। सड़कें सबसे अच्छी आज कहीं है। अरे एक बात बताइए कैलाश जी, जब इतना सब कुछ अच्छा काम हुआ है, इतना बेहतर वातावरण है, तो ये चुनाव आचार संहिता का इंतजार किए बगैर ये 80-80 प्रत्याशी मैदान में क्यों उतारने पड़ गए? आचार संहिता के पहले प्रत्याशी क्यों उतारने पड़ गए आपको? ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। भाई एक बात बताओ कैलाश जी, पहले आप लोगों को रणनीति बनाना नहीं आती थी क्या? मैं आपको 50 साल हो गए राजनीति में, 50 साल में तो कभी आपको ऐसा देखा नहीं। ये हर साल हमारी रणनीति का ही परिणाम है कि आज इतने कम वर्षों में हिंदुस्तान की सर्वश्रेष्ठ सरकार बनाने का काम हमने किया है। आज हमारे अधिकांश प्रांतों में जी हमारी बीजेपी की सरकार है। जी। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह के मानदंड हमने स्थापित किए हैं कि आगे चल के भी किसी को कोई गुंजाइश नहीं है उत्तर प्रदेश में, जी हमारी रणनीति का हिस्सा ही है। इसके कारण हमने अपने सांसदों को मैदान में उतारा है। अरे भैया, आपकी रणनीति दी थी, यही नेता थे। 2018 में आप छत्तीसगढ़ हार गए, आप मध्य प्रदेश हार गए, आप राजस्थान हार गए। किस रणनीति की बात कर रहे हैं कैलाश जी? देखिए, झूठ का चेक एक बार चलता है जी, तो कांग्रेस का चल गया जी, और इनका इतने बुरी तरह से एक्सपोजर हो गया कि अब इनके झूठ चलने की भी कोई गुंजाइश शेष नहीं है। अगर ये इतने कोई भी वचन दे, इनके वचनों का कौन भरोसा करेगा? जब इतनी एक्सपायरी ये हैं, तो ये आपकी पार्टी से लोग छोड़ छोड़कर कांग्रेस के दरवाजे पे क्यों दिखाई दे रहे हैं? लोकेशणा से ज्यादा, विश्लेषणा से ज्यादा, थोड़ा माइक ले। लोकेशणा जी, महत्वाकांक्षा आदमी को बहुत गिराती है जी, और ये हाड़ मास के आदमी में ये बात होती है स्वाभाविक जी, और ऐसे लोगों की क्या गति होना इस चुनाव में प्रमाणित हो जाएगा। जी, और हमारे यहाँ इसकी फिक्र नहीं करते जी, कि कौन आएगा कौन जाएगा। जी, मुकम्मल आदमी इस पार्टी में रहेगा जी, और इस पार्टी को मुकाम तक पहुंचाएगा। पर आप तो अपने कार्यकर्ताओं को देव दुर्लभ बताते हैं, और आपके कार्यकर्ता छोड़कर जाते हैं तो आप बोलते हैं हम उनकी कोई चिंता नहीं करते हैं। ये दोनों बात कैसे हो पाती है कैलाश जी? कार्यकर्ता जो है वो
समाज का वातावरण बनाने के लिए, पॉलिटिकल सिनेरियो बनाने के लिए है। और हमारे यहाँ कार्यकर्ता योग्यता को एब्जॉर्ब करता है जी। और हमारे इसका परिणाम है कि यदि हम इस तरह का लोगों को यदि एब्जॉर्ब नहीं करते तो शायद हिंदुस्तान को एपीजे अब्दुल कलाम नहीं मिलता। चलिए, अब एपीजे अब्दुल कलाम पे तो बाद में बात करेंगे। अब अपन आखिरी दौर की बातचीत पर आते हैं, नरसिंहपुर जिले के संदर्भ में। भाई, नरसिंहपुर के संदर्भ में क्या हो रहा है? ये तीन तीन जगह से सांसद रहने वाले प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। हम कुछ समझ नहीं पाए कैलाश जी कि इसके मायने क्या हैं। आप जैसा अनुभवी राजनेता यहां मौजूद है मंच पर, थोड़ा हमें समझाइए ना कि जो व्यक्ति कभी सिवनी से सांसद रहा, जो बालाघाट से सांसद रहा, जो दमोह से लगातार 2-2 बार सांसद है, केंद्र में मंत्री है, उसको एक अदद नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है भाजपा ने। इसके मायने क्या है? अव्वल तो ये हम बता दें कि नरसिंहपुर बहुत उर्वरा भूमि है। नरसिंहपुर जिला जो है जी, वो नेताओं को पैदा करने की खदान है जी। और यहाँ पे कभी हरिविष्णु कामत को पैदा किया जी। यहाँ कभी सरताज सिंह जी को, जहाँ कोई समाज नहीं थी, उनको बनाया। यहाँ कभी सुंदरलाल जी पटवा कितने बड़े मुख्यमंत्री रहे जी, और वो हमारे सांसद रहे। तो हमारे यहाँ, और विशेष रूप से आपको बता दें, आप बता रहे हैं प्रहलाद पटेल जी, प्रहलाद पटेल की मूल रूप से राजनीतिक भूमि ये नरसिंहपुर जिला है जी। यहीं से प्रेरणा, संस्कार, सारी चीजें पाकर के पूरे मध्य प्रदेश के सारे क्षेत्रों में लड़े जी। और आज आवश्यकता है नरसिंहपुर में एंड स्टॉप लगाने की जी। कि अब इसके अलावा राजनीति में कोई गुंजाइश सामने वाले को नहीं बचेगी जी। और इस नाते, और उनकी रुचि है कि मध्य प्रदेश में भी काम तेजी से हो, ताकत से हो जी। और इसलिए उनने अपनी सहमति दी और पार्टी ने उनको यहाँ प्रत्याशी बनाया। मतलब आप थोड़ा समझाइए, प्रहलाद पटेल जी ने नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहा या पार्टी ने चाहा कि वो नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े, इसलिए वो यहाँ चुनाव लड़ने आ रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ तो सारी भूमिका पार्टी तय करती है जी। पार्टी जिसको जहां भेजना चाहे जी। और उनने यहां भेजा जहां उनकी राजनीतिक कर्मस्थली है जी। तो हम आपसे यही तो पूछ रहे हैं कि पार्टी ने इतने बड़े व्यक्तित्व को इस छोटे से चुनाव में क्यों उतारा? आप समझ पाए क्या? पार्टी में कोई भूमिका छोटी नहीं होती जी। पार्टी जो भी भूमिका प्रदान करे जी, उसको हमें बखूबी निर्वाह करना आना चाहिए। और ये बात केवल हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी में है कि जो आदेश जिसको हुआ, जहां से हुआ, हम लाम पे जाने के लिए तैयार। पर लोग तो बोलते हैं कि प्रहलाद पटेल को चुनाव के बाद बहुत बड़ी भूमिका दी जानी है, इसलिए उन्हें उतारा है। आप इससे सहमत नहीं है क्या? लोग ऐसा मान रहे हैं कि प्रहलाद पटेल को नरसिंहपुर से विधानसभा चुनाव इसलिए लड़ाया जा रहा है क्योंकि उन्हें चुनाव के बाद बड़ी भूमिका प्रदेश में दी जानी है। आप इससे सहमत नहीं है क्या? इसके संबंध में बड़ी प्यारी एक समीक्षा हमने पढ़ी अभी जी, कि भगवान त्रिलोकीनाथ से अकेले में धर्मराज मिले जी। तो उनने पूछा कि प्रभु, आप और हम अकेले, हमें बताइए कि आखिर सत्य क्या है। जी। तो उन्होंने कहा, ये तो हमें भी नहीं मालूम। जी। तो बोले फिर महाभारत के बाद जो निर्धारित हो जाए वही सत्य है। जी। और जनता इस सारे निर्णय के ऊपर अपना जो फैसला देगी, लोकतंत्र में इससे बड़ी कोई अदालत नहीं है, इससे बड़ी कोई वर्डिक्ट नहीं है। अरे भैया, जनता के स्तर पर तो विधायक बनाना होता है, उसके आगे का मामला पार्टी तय करती है। तो प्रहलाद जी को लेकर आगे की कोई उम्मीद रखें कि अब बहुत हो गया, अब विधायक बन के ही रह लें? देखिए, हमने चाहा है कि मध्य प्रदेश में और अच्छा नेतृत्व, जी, सक्षम नेतृत्व, जी, अच्छे प्रशासन की दक्षता के लोग जी हमें प्राप्त हो, इसलिए हमारी पार्टी ने ये सब विचार किया है। और एक नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में एक से बढ़ के एक सारे सांसदों को, जी, अब बोलिए नरेंद्र सिंह जी तोमर जी, अब उन्हें एक विधानसभा में, जी, ये उनकी दक्षता और योग्यता का उपयोग हम यहाँ मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की जनता के लिए करना चाहते हैं। इसके लिए पार्टी का ये निर्णय है। तो मतलब नरेंद्र सिंह तोमर को एक विधानसभा से लड़ाया जा रहा है, ये ज्यादा बड़ी बात है, या जो व्यक्ति 1990 में
सांसद बन गया उसे फिर से विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है, ये बड़ी बात है। मध्य प्रदेश के पॉलिटिकल सिनेरियो में आवश्यक है तो हमने ये निर्णय किया। नहीं, आपने थोड़ा ये जाहिर किया कि देखो नरसिंह तोमर जी तक को विधानसभा का चुनाव लड़वा रहे हैं। हम तो यहां बैठ के इसी पे अचंभित थे कि बताओ प्रहलाद पटेल को चुनाव लड़वाया जा रहा है विधानसभा का, तो ज्यादा अचंभे की बात कौन सी है, नरेंद्र सिंह जी को लड़वाना या प्रहलाद पटेल को लड़वाना? सारे योग्य लोगों को हमने, जनता के लिए योग्यतम लोगों को हमने मध्य प्रदेश की विधानसभा में प्रत्याशी बनाया है और इससे हमारी जनता बहुत होपफुल है। अच्छा, 2 लोगों को नहीं बनाया है। कैलाश सोनी जी, 3 लोगों को नहीं बनाया पार्टी ने। एक, ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं बनाया। दूसरा, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी को नहीं बनाया। तीसरा, हमारे साथ बैठे कैलाश सोनी जी को नहीं बनाया। कैसे मान ले सब योग्य लोगों को बनाया? आप देखते रहिए, देश काल परिस्थिति के अनुकूल जिसकी जहां आवश्यकता होगी उसको वहां लड़ाया जाएगा। तो आपके संदर्भ में उम्मीद रखें, आपके संदर्भ में उम्मीद रखें। नहीं, बराबर आप निश्चिंत रहिए कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी की आईक्यू जबरदस्त है जी। कहां किसको कैसे लड़ाना ये हमारी पार्टी जानती है और परिस्थिति के। चलिए आखिरी बातचीत पर आते हैं। कांग्रेस बहुत मेहनत कर रही है भाई। देखिए कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और उनके साथ में 7 स्थानों से जन आक्रोश रैली। आप केवल 5 जगह से निकाल पाए जन आशीर्वाद। सत्ता में रहते हुए 5 जगह से निकाला आपने जन आशीर्वाद। कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुए 7 जगह से निकाली जन आक्रोश रैली। क्या कहते हैं? फिर मैं ये कहूंगा जी कि सारी बातों का कंक्लूजन अभी चुनाव में बहुत देर नहीं है भाई जी। ये सारी आक्रोश यात्रा सबका जवाब अभी जनता देने वाली है। तो कुल मिला के कैलाश सोनी जी का कहना है कि अब हमसे ज्यादा सवाल मत करो, अब चुनाव परिणाम का इंतजार करो। तो भाई हम भी चुनाव परिणाम का इंतजार कर लेंगे, लेकिन चुनाव परिणाम के समय मतदाता किन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अपने मतदान का उपयोग करे, अपने मत का उपयोग करे, उसके लिए ये संवाद करने की हमने कोशिश की। कैलाश सोनी जी हमारे साथ थे, हर सवाल को उन्होंने खुलकर जवाब दिया। कैलाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस संवाद का हिस्सा बनने के लिए। चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां कैलाश सोनी जी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, आभार इसके लिए आपका। और साथ ही साथ INS 24/7 और हरिभूमि परिवार एक छोटी सी परंपरा निभाता है कि जो मेहमान हमारे साथ अपना समय साझा करते हैं, अपना वक्त साझा करते हैं, उनको हम सम्मानित करते हैं। और ये संवाद 2023 हमेशा याद रहे आपको, इसके लिए एक छोटा सा स्मृति चिन्ह आपको भेंट करना चाह रहे हैं। और इसके लिए हमारे स्थानीय संवाददाता जो गणेश प्रजापति जी हैं वो मंच पर मौजूद हैं। और जोरदार तालियों के साथ कैलाश सोनी जी आपने वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।